प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। आज की जो सीरीज है इसमें हम लोग एनिमल सेल से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। इस सीरीज में हमने एनिमल सेल से आए हुए सभी क्वेश्चन को रखा है और उसका डिस्क्रिप्शन भी रखा है। हम उम्मीद करेंगे कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि Q&A मतलब क्वेश्चन और आंसर वाली सीरीज में हमने 3 वीडियो आपको प्रोवाइड कराया। पहला वीडियो वनस्पति जगत से, दूसरा वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराया किससे, जंतु जगत से, और तीसरा वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराया जेनेटिक्स और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से। तो इन तीनों वीडियो को आप जरूर देखिएगा और इंग्लिश मीडियम में सभी यानी इंग्लिश में ये सभी क्वेश्चन आंसर आपको जल्दी प्रोवाइड कराए जाएंगे। वो भी सीरीज हम आपको बताएंगे और प्रैक्टिस पेपर भी जल्द आने वाला, उसके बारे में भी हम जल्द ही अनाउंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज बिना वक्त गंवाए और कोशिश करते हैं कि सभी प्रश्नों को एक एक कर करेंगे। कोशिका, जंतु कोशिका से संबंधित यानी एनिमल सेल से संबंधित सभी क्वेश्चन करने वाले हैं और 135 से ज्यादा क्वेश्चन है। हम उम्मीद करेंगे कि आप टोटल क्वेश्चन करेंगे, साथ में डिस्क्रिप्शन भी करेंगे जिससे इससे आने वाला कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो उसमें सेगमेंट है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से रिलेटेड है। पहला क्या है, एक दो पीडीएफ में कहीं पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन परेशान मत होइए, 99% तक क्लियर है। एक दो क्वेश्चन कहीं क्लियर नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन, कह रहा है एक प्रोकैरियोटिक सेल क्या रखती है अपने पास। तो आप बिना सोचे समझे कहेंगे प्रोकैरियोट जो होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाई जाती, तो उसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सिंगल सर्कुलर डीएनए रखता है। चूंकि पूछ रहा क्या रखता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए रखता है। और क्या रखता है, और उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाया जाता, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। मैं आपको बता दूं प्रोकैरियोट का जो एग्जांपल होता है, प्रोकैरियोट को मोनरा किंगडम के अंतर्गत रखा गया है और जो इसके एग्जांपल होते हैं आपका बैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है, मेथेनोजन बैक्टीरिया होता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, आप जानते हैं ये सब चीजें। ए प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए स्टैंड विदाउट हिस्टोन, कह रहा है कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। ठीक है, इट प्रोकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यह प्रोकैरियोट का कैरेक्टरिस्टिक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड हिस्टोन, इट इज द यूकैरियोटिक कैरेक्टर। डबल स्टैंडर्ड डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का पाया जाना एक किसका कैरेक्टर है, जल्दी बताइए किसका कैरेक्टर है, यूकैरियोट का कैरेक्टर। ठीक है, क्रोमोसोम इनसाइड द न्यूक्लियस इन ए यूकैरियोटिक कैरेक्टर, न्यूक्लियाई प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल्स आउटसाइड द न्यूक्लियस, ए यूकैरियोटिक कैरेक्टर। डेस्मोसोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, यहां पे देखिए आपको एक क्वेश्चन, एक सेकंड के लिए हम आप यहां से पॉज लेंगे, फिर हम आपसे बात कर रहे हैं। अभी एक सेकंड रुक जाइए। चलिए आगे का प्रश्न आपका है, डेस्मोसोम इज द मॉडिफिकेशन। आप ही में से कोई मित्र फोन किए थे, उनको कुछ जानकारी चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको डिस्कनेक्ट किया था। डेस्मोसोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, आपको बताना है डेस्मोसोम किसका मॉडिफिकेशन है। तो आप कहेंगे डेस्मोसोम किसका मॉडिफिकेशन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। किसका है मॉडिफिकेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। डेस्मोसोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल कनेक्टेड विद द ईच अदर बाय द डेस्मोसोम, कह रहा है सेल एक दूसरे से किससे कनेक्ट होती हैं, डेस्मोसोम के माध्यम से होती हैं। डेस्मोसोम इज एसोसिएटेड विथ, किससे डेस्मोसोम संबंधित होता है। तो आप कहेंगे एनिमल सेल एडिशन से। किससे एडिशन है, किसमें, एनिमल सेल का एडिशन से संबंधित होता है, यानी जंतु कोष की संयोजन से संबंधित होता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइडेड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, कह रहा कौन ऐसा है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती। तो आपको इसका आंसर करना है कौन ऐसा है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती। बैक्टीरिया में भी नहीं पाई जाती, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी नहीं पाई जाती, मैमेलियन एरिथ्रोसाइट में भी नहीं पाई जाती। यानी आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। आगे बढ़ जाते हैं। बैक्टीरिया और नीलहरी शैवाल दोनों का शारीरिक संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका से बनी होती है। कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होते हैं। स्तनधारियों में एरिथ्रोसाइट यानी जिसे आरबीसी आप कहते हैं, एरिथ्रोसाइट की कोशिकाएं को आरबीसी कहते हैं, का न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, अनुपस्थित होते हैं। न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, अनुपस्थित होती। ठीक है, चलिए डिक्टम omnicellular acellular cell arises from the pre-existing cell was given by, मतलब किसके द्वारा दिया गया है, omnicellular acellular। तो किसने दिया था आप जल्दी बता दीजिए। तो आपको पता होगा आर बिरचो ने। किसने दिया था, आर बिरचो ने 1855 में। कब, 1855 में किसने, आर बिरचो ने कहा था omnicellular acellular, जिसकी मीनिंग होती है कि एवरी सेल राइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, सभी सेल किससे पैदा होती हैं, अपनी पुरानी कोशिकाओं से पैदा होती हैं।
हु फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन दैट सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, किसने पहली बार बताया या समझाया कि सभी कोशिकाएं पहली वाली कोशिकाओं से पैदा होती हैं। इस बात किसने कही थी? रुडोल्फ विर्चो ने। राजस्थान पीसीएस के पीएचडी में पूछा गया क्वेश्चन है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने एक्चुअली में डेड कोशिका की खोज की थी, जो डेड कोशिका की पेरिफेरी होता है उसकी खोज की थी। और उसके बाद एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 में किसकी? लिविंग सेल की खोज की थी। एंटोन वान ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी आप जानते हैं जिसमें बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की खोज की थी। स्लाइडेन और स्वान ने क्या दिया था? कोशिका थ्योरी दिया था। आप जानते हैं सेल थ्योरी दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। फर्स्ट यूकैरियोट बेयर, फर्स्ट यूकैरियोट कहां पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे फर्स्ट यूकैरियोट किसको कहते हैं? प्रोटिस्टा को कहते हैं। आप जानते हैं पूरे एनिमल किंगडम को किसने पूरे एनिमल किंगडम को किसने आर्यच हुटेकर पूरे ऑर्गेनिज्म को आर्यच हुटेकर ने कितने भागों में बांट दिया था? 5 किंगडम में बांट दिया था, जिसको पहले को कहा जाता है मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम में सभी प्रोकैरियोटिक आते हैं। उसके बाद प्रोटिस्टा में सभी यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कौन होता है? फंजाई, जिसमें मल्टीसेलुलर आते हैं, ठीक है। और कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। उसके बाद फिर आपका कौन आ जाता है? जल्दी बताइए। प्लांटी और एनिमेलिया सभी मल्टीसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आ जाएगा? पहला यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में आ जाएगा। अब एग्जाम्पल के हिसाब से, ठीक है। जंपिंग जीन आर फाउंड इन, अब आपको देखिए यहाँ पे एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है आप लोगों में से, मैं एक आंसर चाहूंगा। यहाँ पे देखिए पहली बार दिया गया जंपिंग जीन आर फाउंड इन, पहला आंसर दे रहा है कि दोनों में, बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में। पहला देखिए बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में आंसर है ये, देखिए, ठीक। उसके बाद फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 2008 में पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन जब दोबारा रिपीट होता है जंपिंग जीन अकर इन, तो कह रहा है कि जीआईसी बायोलॉजी में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है कि ओनली किस में पाया जाता है? ओनली यूकैरियोट में। अब आप बताइए कि आंसर कौन सा सही है। मैं आंसर आपको बताऊंगा, लेकिन इन दोनों का आंसर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को आप बताइए। आप में से जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी हो आप जरूर कमेंट करिए। चूंकि अभी हम बता देंगे तो आप कमेंट नहीं करेंगे, आप जरूर कमेंट करिए कि जंपिंग जीन किस में पाया जाता है। यहाँ देखिए आंसर खुद आप देखिए, जंपिंग जीन यहाँ पे दे रहा है किसमें? बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में। और ये 2008 का पेपर है, और 2000 जब ये पेपर रिपीट होता है किसमें? 15/9/2015 को जब ये जीआईसी लेक्चरर में प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पे आंसर माना जाता है यूकैरियोट ओनली। अब आपको बताना है कौन सा आंसर सही है, दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं। आप देखिए जंपिंग जी किसने ढूंढा था? ये मैं आपको बता देता हूँ कौन ढूंढा था। बारबरो मैक्लिंटॉक ने। किसने? 1940 में। बाकी अब मैं आपको बताऊंगा कि जंपिंग जीन आप कमेंट करिए कि किस में पाया जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल लेग्स, प्रोकैरियोटिक सेल किसको नहीं रखती, यानी किसकी कमी पाई जाती है? लेग्स। तो बता दीजिए, न्यूक्लियोलस को, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल को, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी नहीं पाए जाते हैं। तो सबको क्या करती हैं? वो नहीं रखती। सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है? अगर हम कहें ऑर्गेनेल की बात करें तो एक ऑर्गेनेल पाया जाता है राइबोसोम, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता। 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। इसके पहले हमने एक सीरीज आपसे करवाई है आज सुबह में, जिसका नाम क्या था? जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मैंने आपसे करवाया था। जेनेटिक्स और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में अपना क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। तो जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है वह राइबोसोम कैसा होता है? तो आप कहेंगे 70S टाइप का होता है। हालांकि 70S टाइप का राइबोसोम किस में पाया जाता है? बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। राइबोसोम क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। चलें दिखा, डिस्क्रिप्शन पढ़ने की कोई आवश्यकता होगी नहीं, ठीक है। द प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन, कह रहा प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम किसको कंटेन करता है, यानी क्या अपने पास रखता है? तो आप कहेंगे प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन। अब आप आंसर बताएंगे बोथ प्रोकैरियोट के बारे में हो रहा है, कह रहा है किसको रखता है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा डीएनए बट नो हिस्टोन प्रोटीन। आप देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन आपका गलत हो गया है, तो आप कहेंगे डीएनए विथ नो हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए रखता है और इसके साथ कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। डीएनए रखता है और इसके साथ कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, ठीक है। द मोस्ट अबांडेंट मॉलिक्यूल ऑफ ए सेल इज, कह रहा द मोस्ट अबांडेंट मॉलिक्यूल ऑफ ए सेल इज, कह रहा सेल का वह कौन सा पार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है
एबांडेंट है, अच्छा एबांडेंट है, आपको बताना कौन सा पार्ट एबांडेंट है, तो आप कहेंगे यहाँ पे कौन है, जल्दी बता दीजिए, वाटर। द मोस्ट एबांडेंट मॉलिक्यूल ऑफ सेल इज वाटर, 67% तक पाया जाता है, और प्रोटीन कितने पाए जाते हैं, नियर अबाउट तो आपके 15% पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, कह रहा सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है, मैंने कई बार आपको बताया सेल थ्योरी का एक्सेप्शन एक ही है, वो है वायरस। वायरस कैसा होता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। हमने आपको कनेक्टिंग लिंक के सभी वीडियोस किसमें प्रोवाइड कराए हैं, डबल डोज में, आप अगर नहीं देखें जरूर देखिएगा। तो बात यहाँ हो रही थी वायरस क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग। जब ये लिविंग बॉडी में होता है तो क्या होता है कि जल्दी से ये लिविंग जैसा बिहेवियर करता है, और जैसे ही नॉन लिविंग बॉडी में जाता, जैसे बॉडी से लिविंग बॉडी से बाहर जाता है, नॉन लिविंग जैसा बिहेवियर करने लगता है। इसमें सेल नहीं पाई जाती, इसलिए सेल थ्योरी का क्या करता है, एक्सेप्शन है। क्या है, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। क्लियर है, चलिए। फर्स्ट यूकैरियोट बेयर, फर्स्ट यूकैरियोट कहाँ पाए जाते हैं, तो आपसे मैंने बताया ना किसमें पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट, किसमें, प्रोटिस्टा में। किसमें पाए जाते हैं, पहले यूकैरियोट कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा में। मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन, अभी ऊपर यही क्वेश्चन सेम था, वहाँ पे कब पूछा गया था, वहाँ पे पूछा गया था आपके 2016 में, 2015 में जीआईसी में, और ये पेपर बहुत पहले यूपी पीसीएस में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था, तो जल्दी से बता दीजिए, यूपी पीसीएस 2002 में पूछा गया था। ठीक है, तो यह प्रश्न इस तरह से रिपीट होते हैं, बहुत सारे प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। आपको लोग दिग्भ्रमित करने के लिए कहेंगे कोई प्रश्न रिपीट नहीं होता है। मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि जितने लोग हैं, जो लोग भी अलग अलग जगह तैयारी कर रहे हैं, इसमें से बहुत सारे लोगों का मोटो ये है ना कि आपको कंफ्यूज करके रखना। वो खुद उसी यूथ से पढ़ेंगे, वो खुद उसी घटना चक्र से पढ़ रहे हैं, वो खुद उसी जो है अलग अलग बुक का, जो भी आपके पब्लिकेशन की आप जिस भी सब्जेक्ट तैयारी कर रहे हैं, हालांकि ये वीडियो देखने वाला बायोलॉजी का ही कोई स्टूडेंट होगा, तो आप बायोलॉजी की कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, वो खुद ही वही बुक पढ़ रहे हैं, कुमार क्या नाम है, रमेश गुप्ता की बुक पढ़ रहे हैं, वो खुद ही प्रदीप पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं, एबीसी पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप पूछेंगे ना, कहेंगे नहीं नहीं इसमें कोई मैटर नहीं, ये मैटर पढ़ने लायक नहीं। मतलब अरे भाई मैटर तो, टॉपिक तो वही है, तो मैटर क्यों पढ़ने लायक नहीं, नहीं तुम बस आरएल कोड पाल ही पढ़ो, दूसरी पढ़ो ही मत। अरे भाई क्यों ना पढ़ें, ये थोड़ा सा कंफ्यूज किया जाता है, इतना कंफ्यूज कर देते हैं ना कि आप में से बहुत सारे लोग परेशान हैं। अभी भाई साहब जो फ़ोन किए थे वो भी यही कंफ्यूज हैं, अभी तक वो यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि उन्हें किस बुक से पढ़ना चाहिए। वो हमसे ये कह रहे थे, अभी जो मित्र फ़ोन किए थे वो हमसे कह रहे थे सर कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। उनका भैया कोई बुक मत पढ़िए, अब 15 दिन में कौन सी बुक आप पढ़ पाएंगे, तो आप प्रैक्टिस पेपर करिए, मैं प्रैक्टिस पेपर करवा रहा हूँ। तो अब उनको ये बात थोड़ी सी बुरी लगी, हमको लगता है इसलिए उन्होंने फ़ोन काट दिया। अब 15 दिन में कौन सी बुक कोई पढ़ सकता है भाई, अब मुझे नहीं लगता है, क्या बताएं। ठीक है, तो लोग गुमराह कर रहे हैं, गुमराह मत होइए, प्रैक्टिस पेपर करते रहिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसी तरह से फर्स्ट यूकैरियोट बेयर, देखिए लोग कहेंगे पेपर रिपीट नहीं हो रहा है, अब मैं कह रहा हूं पेपर रिपीट हो रहा है। मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे दिखाए जो लगातार अलग अलग वर्षों में पूछे गए हैं, तो इसी तरह से प्रश्न रिपीट होंगे। मैं बात नहीं करना चाहता था, लेकिन बताना जरूरी था, इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि आपको लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, और आप इस कंफ्यूजन में पड़े ना, प्रैक्टिस पेपर जितना करेंगे आपके पेपर उतने रिपीट होंगे कि आप बड़े आराम से बैठ करके अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। द फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी वाज, कह रहा सेल थ्योरी के फाउंडर कौन है, तो आप कहेंगे स्लाइडेन और स्वान। कब थे, स्लाइडेन कौन थे, बॉटनिस्ट थे, और स्वान कौन थे, तो आप कहेंगे जूलॉजिस्ट थे। कौन थे, जर्मन के बॉटनिस्ट थे कौन, स्लाइडेन, और थियोडोर स्वान जो थे वो क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। और सेल थ्योरी उन्होंने दिया था 1838 में और 1839 में। बाद में इसमें कुछ एक्सेप्शन था, सेल थ्योरी का मतलब पहली सेल कहाँ से ओरिजिन हुई इसके बारे में लोग नहीं बता पाते थे। बाद में रुडोल्फ विर्चो ने उसमें क्या किया था, संशोधन किया था, और रुडोल्फ विर्चो के संशोधन के बाद क्या हुआ, 1855 में ये सेल थ्योरी मान्य हुई, अभी तक मानी जाती है। और उन्होंने एक चीज जोड़ा, ऑमनी सेलुला, ई सेलुला, ये सभी चीजें यहाँ पे इसमें लिखी गई, जिसमें वायरस सेल थ्योरी का क्या है, विरोध करता है, यानी सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता, एक्सेप्शन है। वायरस कौन है, वायरस सेल थ्योरी का क्या है, एक्सेप्शन है। ये सारी चीजें इस डिस्क्रिप्शन में लिखी गई जो मैंने अभी आपको बताई। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव फाइनल टच ऑफ द सेल थ्योरी, कह रहा कौन ऐसा वैज्ञानिक है जिन्होंने फाइनल रूप माने फाइनल स्वरूप दिया, किसका, अंतिम स्वरूप दिया किसका, सेल थ्योरी का, तो आप कहेंगे रुडोल्फ विर्चो। कब दिए थे, 1855 में। यही प्रश्न देखिए यहाँ पे, यही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाना। टीजीटी 2011 में पूछा गया, कहाँ पूछा गया, रुक जाइए मैं आपको दिखा रहा हूँ। टीजीटी 2011 में पूछा गया, ठीक है। अब यही प्रश्न देखिए ऊपर पूछा गया, यही प्रश्न पीसीएस में 99 में पूछा गया। अभी मैं आपको और दिखा देता, लेकिन कुछ प्रश्न मैंने डिलीट कर दिए, नहीं रखे, ठीक है। उसके बाद द फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी, देखिए फिर वही क्वेश्चन रिपीट होता, वहां पे 1999 था, वही क्वेश्चन यहाँ टीजीटी बायोलॉजी में पूछ लिया गया 2009 में।
सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन, आप खुद समझ सकते हैं, मैं आपको कुछ ऐसी बात नहीं बता रहा हूं। सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन, स्लाइडन और स्वान, क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी सेम होगा, ठीक है। उसके बाद यहां देखिए कुछ खोज के बारे में दिया गया, तो इसको खोज को पढ़ लेते हैं। कोस्का सिद्धांत के प्रतिपादक स्लाइडन व स्वान है। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कोस्का खोजा था और कोस्का का नाम क्या रखा था, कोस्का रख दिया था, ठीक है, सेल रख दिया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम कोलिकर ने की थी, कब, 1880 में, तथा बेंडा ने कब की थी, 1897 में। इन रचनाओं को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया। नाम किसने दिया था, बेंडा ने नाम दिया था, ठीक है। गाल्जी काय की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, 1989 में कैमलो गाल्जी ने की थी। अंतःस्रावी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी, के.आर. पोर्टर ने की थी, कब, 1945 में। राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, पैलेडे नामक वैज्ञानिक ने की थी, कब, 1955 में। और लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी दुबे ने की थी, और इन्होंने कब की थी, 1974 में डी दुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। और लवक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, लवक मतलब प्लास्टिक की खोज किसने की थी, हैक्ले ने किया था। इस प्रकार से कुछ खोज से संबंधित चीजें ये आप याद कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलिए, प्रोकैरियोट डिफर्स फ्रॉम यूकैरियोट इन, कह रहा प्रोकैरियोट यूकैरियोट से किस प्रकार से डिफर है, तो आप कहेंगे एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हैविंग क्रोमोसोम, अच्छा, डीएनए एसोसिएट, हाँ ठीक है, यही आपका सही है, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट जो होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, जो यूकैरियोट होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती थी। इसके आधार पे क्या होता है, प्रोकैरियोट अलग होता है और यूकैरियोट क्या होता है, अलग होता है। क्लियर है। चलिए, द न्यूक्लियर इक्विवेलेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द प्रोकैरियन और न्यूक्लियोइड एंड इट, कह रहा है न्यूक्लियर के अंदर पाए जाने वाले जो मटेरियल होते हैं उसे प्रोकैरियन या न्यूक्लियोइड कहा जाता है। तो उसका आंसर क्या होगा, हैज वन ट्रू क्रोमोसोम। क्या होता है उसमें, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक कलम, सत्य केंद्रक तथा सुविकसित कोशिकांगों का अभाव होता है। इसमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। रचना के आधार पर कोशिकाएं आद्य होती हैं इनमें, ठीक है, बाकी छोड़ दीजिए। फिर आ जाते हैं, इस तरफ आ जाते हैं, इनमें केंद्रक स्वतंत्र रूप से बिखरे होते हैं, ठीक है, छोड़िए आगे जाने। ए मैच्योर ह्यूमन एरिथ्रोसाइट हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, कह रहा है एक मैच्योर एरिथ्रोसाइट की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, तो आप कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल जैसी। जैसे मैच्योर एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी की जो कोशिका होती है उसमें भी क्या होता है, ना तो कोई सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं और ना ही न्यूक्लियस पाया जाता है। तो लगभग वो कैसा बिहेवियर करता है, प्रोकैरियोट जैसा बिहेवियर करता है। परिपक्व स्तनधारी के एरिथ्रोसाइट में यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषताएं पाई जाती हैं। इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता तथा कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इसी कारण इसे प्रोकैरियोट के अंतर्गत माना जाता है, यानी प्रोकैरियोट के सदृश समान माना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म आर सेपरेटेड बाय, कह रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म कैसे अलग अलग होते हैं, किसके द्वारा अलग होते हैं, तो आप बताएंगे किसके द्वारा अलग होते हैं, तो आप कहेंगे टू लेयर्ड मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है, टू लेयर होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन पाई जाती है। न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में कितनी लेयर मेम्ब्रेन होती है, टू लेयर मेम्ब्रेन होती हैं। और प्रश्न सीधा सीधा वही पूछने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ आप सिंगल लेयर मेम्ब्रेन है, टू लेयर मेम्ब्रेन है, थ्री लेयर मेम्ब्रेन है, मल्टी लेयर मेम्ब्रेन है। आपको कंफ्यूज करने के लिए कह रहा है, आप कंफ्यूज ना होइए। टू लेयर मेम्ब्रेन पाई जाती है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और न्यूक्लियस में। कितने मेम्ब्रेन पाई जाती, टू लेयर मेम्ब्रेन पाई जाती। यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब आप जानते हैं, ये भी चीज़ें आप जानते हैं कि सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर के प्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं और सेल के अंदर के प्लाज्म को साइटोप्लाज्म कहते हैं। और दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। इन क्रोमाफिन सेल द कन्वर्जन ऑफ डोपामाइन टू नॉरएपिनेफ्रिन अकर्स, कह रहा है इन क्रोमाफिन सेल द कन्वर्जन ऑफ डोपामाइन टू नॉरएपिनेफ्रिन अकर्स, कहाँ पे होता है, तो आप कहेंगे इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ पे होता है, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, कह रहा निम्न में से कौन ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर नहीं है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल का लक्षण नहीं। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, ठीक, एब्सेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल, एब्सेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो यही आपका नहीं होगा, ठीक है। एब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इन द क्रोमोसोम, तो आप किसको कहेंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, आनुवंशिक पदार्थों की एब्सेंस। आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं भाई, डीएनए पाया जाता है, बस हिस्टोन नहीं पाया जाता उसमें, तो डीएनए पाया जाता है। और कह रहा है अनुपस्थिति नहीं, आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, हमको गलत वाला ही बताना था।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द आइदर ए प्रोकैरियोट नॉर ए यूकैरियोट। कह रहा कौन ऐसा है, ना तो प्रोकैरियोट है ना ही यूकैरियोट है। कोई वायरस का नाम लिखा गया क्या इसमें, तो एक वायरस है TMB टोबैको मोज़ेक वायरस, जो किसमें लगता है, तंबाकू की पत्ती में लगता है। तो इस वायरस को कहाँ रखा जाता है, प्रोकैरियोट में रखा जाता है। विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। कह रहा कौन ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है, फॉलोइंग, अच्छा प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल नहीं है। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ, नॉट यहाँ पर लगा हुआ है, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल नहीं, आपको याद रखना होगा, नॉट लगा हुआ है। बैक्टीरिया है, क्लोरेला है, माइकोप्लाज्मा है, नास्टाक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लोरेला क्या है, शैवाल है। क्लोरेला एक यूकैरियोटिक कोशिका है। क्लोरेला एक हरा शैवाल है जो खाने में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, नास्टाक सभी क्या हैं, प्रोकैरियोटिक हैं। तो आप यहाँ बताएंगे क्लोरेला क्या है, एल्गी है जो कि यूकैरियोट होता है। किसमें पूछा गया, PGT राजस्थान में पूछा गया 2015 में। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज, जीवन का भौतिक आधार क्या है, प्रोटोप्लाज्म। जीवन का भौतिक आधार क्या है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये देखिए यहाँ पे हक्सले के अनुसार प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है, ठीक है। उसका न्यूक्लियस तथा कोशिका द्रव्य को मिलाकर न्यूक्लियस तथा न्यूक्लियोप्लाज्म और कोशिका द्रव्य को मिलाकर के, साइटोप्लाज्म को मिलाकर के प्रोटोप्लाज्म बनता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म शब्द पुरकिंजे ने दिया था। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। यहाँ आप देखिए आपका जो होगा प्रोटोप्लाज्म होगा, एक गलती से ऑप्शन हमको लगता है ए छप गया है, आपका आंसर क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस was not used by the स्टेनले एंड मिलर्स in their experiment। कह रहा स्टेनले और मिलर का एक्सपेरिमेंट आप पढ़े होंगे। स्टेनले और मिलर का एक्सपेरिमेंट जो लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए है, तो इसमें बताना कौन सी गैस का प्रयोग नहीं किए थे। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से बताना किस गैस का प्रयोग ये दोनों लोग नहीं किए थे, स्टेनले और मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में। तो आप बताएंगे कौन सी गैस का। ऑक्सीजन का यूज इन्होंने नहीं किया था। किसका यूज नहीं किया था, ऑक्सीजन का यूज इन्होंने नहीं किया था। चलिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे बता रहे हैं, एक मिनट। स्टेनले मिलर 1953 में शिकागो विश्वविद्यालय की स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस बनाया जिसमें उन्होंने CH4 NH3 और O2 गैसों का जलवाष्प H2O को लिया था। उन्होंने ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया था, ठीक है। द साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज फॉर्म बाई। आप ये जो स्टेनले मिलर का प्रोग्राम है क्लास 12 की NCERT में आप पढ़ लेंगे, चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपसे एक बार नहीं कई बार कहा आप NCERT को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। आपके कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन NCERT से मिल जाएंगे, लेकिन आप मन से पढ़ तो लीजिए NCERT को। आप मानते नहीं, आप बहुत अच्छी अच्छी बुक, ब्रांडेड बुक पढ़िए। मैं ब्रांडेड बुक के कभी खिलाफ नहीं होता, लेकिन जब एग्जाम की टाइम होती ना, तो उस समय आपको रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं, उस समय आपको अपना पेपर सिद्ध करने की आवश्यकता है। PhD करने के लिए आपके पास बहुत टाइम है, फिर आप थीसिस लिखते रहिए, PhD करते रहिए, ठीक है। मेन मुद्दा इस समय क्या है कि आपका पेपर किस स्टैंडर्ड का बनता है, आपको ये हर बार ध्यान रखना चाहिए। पेपर से बहुत टफ भी पढ़ करके आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत नीचे का भी पढ़ के सिलेक्शन नहीं होगा। तो पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको स्टडी करनी चाहिए, जहाँ से आपका पेपर आसानी से क्या हो सके सॉल्व हो सके, बस उतना है, ठीक है। बाकी नॉलेज जितना ज़्यादा आप रखें उतना ही अच्छी बात है, लेकिन इस समय पेपर के टाइम में, क्रीम टाइम में आपको कितना रखना चाहिए, उतना ही रखना चाहिए जिससे आपका पेपर पास हो जाए, ठीक है। मैं जानता हूँ कुछ लोगों की बातें बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन ये बात सच है, ठीक है। द साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज फॉर्म्ड बाई। सुकेंद्रीय कोशिकाओं का कोशिका पंजर निर्मित होता है किससे, प्रोटीन फिलामेंट से, प्रोटीन सूत्रों द्वारा। मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल आर डिवाइडेड ऑफ। कह रहा है अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, ELT 2018 में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन GIC 2015 में पूछा गया था। अभी ऊपर मैंने इस क्वेश्चन को आपको दिखाया था। क्या नहीं पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड। क्या नहीं पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड किसमें, अच्छा प्रोकैरियोट, ठीक है। चलिए, द साइटोस्केलेटन ऑफ एन द यूकैरियोटिक सेल इज फॉर्म्ड बाई। यूकैरियोटिक कोशिका का कोशिका पंजर निर्मित होता है, किससे निर्मित होता है, प्रोटीन फिलामेंट से। किससे, प्रोटीन फिलामेंट से। कोशिका पंजर किससे निर्मित होता है, प्रोटीन फिलामेंट से। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का कोशिका पंजर प्रोटीन तंतुओं की बनी होती है। इन कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक और इकाई भित्तियों से घिरे विभिन्न कोशिकांग उपस्थित होते हैं। Which of the following element is found in the highest concentration in the eukaryotic cell? हायर कंसंट्रेशन किसका पाया जाता है। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमें लगता है किस साल एग्जाम में आपके TGT में आने वाला है या PGT में आने वाला है या GIC में, कहीं कहीं एक बार पूछा जाएगा।
कह रहा है हमारी सेल में किस एलिमेंट की मात्रा क्या होती है, सबसे हाईएस्ट होती है। आप बिना सोचे बिना समझे आप आंसर लगा सकते हैं, जल्दी से बता दीजिए। हम सोच रहे हैं कि इसका आंसर आप खुद ही दें, कहिए, छोड़ दें बता दें, बता देते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद जंतु कोशिका की सूक्ष्म संरचना, दूसरा पार्ट है कोशिका विज्ञान की। जंतु संरचना की क्या है, सूक्ष्म संरचना आपको पढ़नी, सूक्ष्म संरचना के बारे में पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन्स इज डिवाइडेड ऑफ द डीएनए एट द कैपेबल ऑफ द डुप्लीकेशन। कह रहा कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो डीएनए के डुप्लीकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपको बताना है। यहाँ पे प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल ऐसा कोशिकांग है जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता, यद्यप डीएनए का दुगुणन पाया जाता है सेंट्रियोल में, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ द प्रोटोफिलामेंटस प्रेजेंट इन द माइक्रोट्यूबुल्स, प्रोटोफिलामेंटस प्रेजेंट इन द माइक्रोट्यूबुल्स कितने पाए जाते हैं, 13 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 13 पाए जाते हैं, ठीक है। द यूनिट मेम्ब्रेन concept for the structure of the plasma membrane was developed in which of the following proposed model। कह रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल किसने प्रपोज किया था, सिंगर और निकोलसन ने प्रपोज किया था। क्या नाम था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, 1972 में। तो आपका आंसर सही है, कौन सा, 1972 में सिंगर और निकोलसन नामक साइंटिस्ट द्वारा आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल कहते हैं, और अभी तक वही माना जाता है, ठीक है, जो फास्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है। उसके बाद माइक्रोमॉलिक्यूल इंटर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप इस सेल बाई, कह रहा है जो माइक्रोमॉलिक्यूल होते हैं वो सेल में किस प्रकार से इंटर कर जाते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो फैसिलेटेड डिफ्यूजन द्वारा, कैसे, फैसिलेटेड डिफ्यूजन के द्वारा इंटर कर जाते हैं, जिसमें कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। इन मेटाजोआ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड। कह रहा है मेटाजोआ में जब ग्रुप ऑफ सेल एक ही स्ट्रक्चर और फंक्शन की होती हैं और ओरिजिन भी सेम हो, तो ऐसे को क्या कहा जाता है, सिमिलर ओरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर फंक्शन को क्या कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। आप क्वेश्चन का बेस देखिए कैसा क्वेश्चन है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर करिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कहेंगे, द मैट्रिक्स ऑफ द सेल वाज गिवन द नेम ऑफ प्रोटोप्लाज्म। कह रहा वह मैट्रिक्स बताइए जो सेल के अंदर पाया जाता है जिसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, नाम किसने दिया था, तो नाम दिया था जे.ई. पुरकिंजे ने। किसने, जे.ई. पुरकिंजे ने नाम दिया था। क्या नाम दिया था उसका, नाम जल्दी बता दीजिए, क्या नाम दिया था, जे.ई. पुरकिंजे ने, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज द प्रेजेंट इन द ऑल लिविंग सेल एंड परफॉर्म ऑल वाइटल फंक्शन ऑफ द सेल, हेंस जे हेक्सले डिफाइन इट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। डोजार्डिन 1835 डिस्कवर्ड इट एंड नेम इट एज सार्कोट। पुरकिंजे 1837 रीनेम्ड इट इज द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, डोजार्डिन ने क्या कहा था, सार्कोट कहा था। पुरकिंजे ने क्या कहा था, 1837 में उसका नाम क्या रख दिया, प्रोटोप्लाज्म रख दिया, फिर से बदल करके। द टर्म प्लाज्मा लेमा वाज गिवन बाय, द टर्म प्लाज्मा लेमा वाज गिवन बाय, किसने दिया था, प्लाज्मा लेमा टर्म किसने दिया था, तो आप जल्दी से बता दीजिए। प्लाज्मा लेमा शब्द आप जल्दी बता दीजिए, वाटसन ने दिया था। किसने, रॉबर्टसन ने दिया था। किसने, रॉबर्टसन ने दिया था, ठीक है। प्लाज्मा लेमा शब्द रॉबर्टसन द्वारा दिया गया था। प्लाज्मा लेमा टीजीटी 2009 में पूछा गया है। प्लाज्मा लेमा कोशिका की बाहरी सीमा है जो विभिन्न प्रकार के अणुओं तथा आयतों के अंदर आने जाने का नियंत्रण करते हैं, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली को जीवकला बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह जंतु और वनस्पति दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट फॉर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर प्रपोज्ड बाय, कह रहा है यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट फॉर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था, तो आप कहेंगे रॉबर्टसन ने दिया था। किसने दिया था, रॉबर्टसन ने दिया था। इधर साइंटिस्ट हैं और इधर इसका कुछ नाम दिया गया है। साइंटिस्ट हैं सेल मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक, रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, उसके बाद डेंसली एंड डॉसन बायोमॉलिकुलर मॉडल, ठीक, उसके बाद सिंगर एंड निकोलसन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, पोर्टर डिस्कवर्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस टेक प्लेस एट, कह रहा प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण किस प्रवस्था में होता है, प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण किस प्रवस्था में होता है, तो आप कहेंगे जीवन फेज में। किसमें, प्रोटीन और किसका, प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण किसमें होता है, जीवन फेज में होता है। जीवन फेज में प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है। यस फेज में डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। G2 फेज में सूत्री विभाजन की तैयारी होती है और यम फेज में सूत्री विभाजन की अवस्था होती है। हु डिस्कवर्ड सेल फॉर द
फर्स्ट टाइम किसने कोशिका को सबसे पहले खोजा था? तो आप कहेंगे रॉबर्ट हुक ने। किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। किस बुक में लिखे थे? इन्होंने किस बुक में इसके बारे में बताया था? तो आप कहेंगे माइक्रोग्राफियम। किसमें? माइक्रोग्राफियम इन्होंने सेल के डिस्कवरी के बारे में बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द गाल्जी कॉम्प्लेक्स? कह रहा गाल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है? निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सा गाल्जी परिसर में क्रियात्मक इकाई है? यानी गाल्जी काय का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी है? तो आप बताएंगे, जल्दी से बता दीजिए। कौन है? सिस्टर्नी। कौन है? सिस्टर्नी। कौन है? सिस्टर्नी। कौन? सिस्टर्नी। ठीक है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स की क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहते हैं। गाल्जी कॉम्प्लेक्स सिस्टर्नी ट्यूबुल्स वेसिकल से मिलकर बना होता है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फॉर्म्स फोल्ड्स देयर आर कॉल्ड। कह रहा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके अंदर की मेम्ब्रेन जो होती है फोल्ड कर जाती है, उसको क्या कहा जाता है? उसे क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आप द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ द सिस्टर्नी मेक्स अप ऑफ द गाल्जी कॉम्प्लेक्स? गाल्जी कॉम्प्लेक्स में किस तरह की सिस्टर्नी बनती है? रेटिकुलेट टाइप की बनती है। किस टाइप की बनती है? रेटिकुलेट टाइप की बनती है। किस टाइप की? रेटिकुलेट टाइप की बनती है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना होता है? राइबोसोम का स्ट्रक्चर आप कहेंगे आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। किससे? आरएनए और प्रोटीन से, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? सही है। राइबोसोम की संरचना आरएनए तथा प्रोटीन की बनी होती है। आरएनए व प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इन्हें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण भी कहा जाता है। राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में की थी। राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं और ये अंतः प्रदब्बी जालिका से जुड़े रहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, यौन केंद्रक में भी पाए जाते हैं। आप द फॉलोइंग, मैं आपकी टाइम को बचाना चाहता हूं इसलिए मैं बहुत तेजी से पढ़ूंगा, आपको बस सुनना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, मैं इस तरह से टाइम नहीं पास करना चाहता हूं, तो बहुत तेजी के साथ आंसर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर को कर सकें। टोटल 136 क्वेश्चन है और हमारा प्रयास है कि हम पूरा कवर करेंगे। ठीक है, आप द फॉलोइंग सब सेलुलर स्ट्रक्चर विच कैन नॉट बी आइसोलेटेड इंटेक्ट। ठीक है, तो कौन ऐसा है जो क्या होता है? सेलुलर, सब सेलुलर स्ट्रक्चर है विच नॉट द आइसोलेटेड इंटेक्ट, उसे अलग नहीं किया जा सकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को है। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन इज नोन एज द डिस्कवरी ऑफ। रॉबर्ट ब्राउन किसके डिस्कवरी के लिए जाने जाते हैं? रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने केंद्रक की खोज की थी। कब की थी? 1931 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1931 ईस्वी में। किस में किए थे? आर्किड की जड़ में किए थे। ठीक है, और उसके बाद द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल्स इज नोन एज। कह रहा वैक्यूल, जो कवरिंग मेम्ब्रेन वैक्यूल के होते हैं उसको क्या कहते हैं? रिक्तिका को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो जल्दी से बताइए। टोनोप्लास्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट कहलाती है। रिक्तिका को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट कहलाती है। उसके बाद इधर आ जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इन द ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ आर फाउंड इन इट्स। माइटोकॉन्ड्रिया इन द ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ आर फाउंड इन इट्स क्या होता है? मिडिल पीस में। माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्मेटोजोआ में कहाँ पाया जाता है? मिडिल पीस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मिडिल पीस में पाया जाता है। कोशिकांगों के कार्य से संबंधित कुछ आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। थर्ड सीरीज है इसका, सेल का थर्ड पार्ट है। तो चलिए देखते हैं। लाइसोसोम इज फाउंड इन। लाइसोसोम किस में पाया जाता है? तो लाइसोजाइम, माफ करिएगा, लाइसोजाइम इज फाउंड इन। लाइसोजाइम किस में पाया जाता है? तो आप कहेंगे लाइसोजाइम कहाँ पाया जाता है? टीयर्स मतलब आंसू में, स्वीट मतलब पसीने में, सलाइवा मतलब लार में, उपरयुक्त सभी में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? सभी जगह पे पाए जाते हैं। कौन? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम मुख्यतः आंसू, पसीने व लार में पाए जाते हैं या एंटी माइक्रोबियल एंजाइम होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एन द एग्जाम्पल ऑफ द हाइड्रोलेज। कह रहा कौन से ऐसे एंजाइम है जो हाइड्रोलेज है, यानी कौन से ऐसे एंजाइम है जो हाइड्रोलेज का एग्जाम्पल है? तो आप कहेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन सी ऐसी डाइजेस्टिव एंजाइम जिसे आप लाइसिन कहते हैं, लाइसोसोम से निकलती है, उसका नाम क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, बताने की जरूरत तो नहीं, डिस्क्रिप्शन पढ़ने की, आप पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जाती है? ऑल यूकैरियोटिक सेल। कहाँ पाई जाती है? सभी यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। ठीक, उसके बाद आपका एक मिनट, ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फर्नांडेज मॉर्गन पार्टिकल्स आर फाउंड इन। फर्नांडेज मोरन पार्टिकल्स आर फाउंड इन। फर्नाडोज मोरन पार्टिकल कहाँ पाए जाते हैं? फर्नाडोज मोरन पार्टिकल कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं।
द सेल ऑर्गेनेल्स नॉट पोसेस ए मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, कह रहा वह सेल ऑर्गेनेल कौन है जो अपने ऊपर मेम्ब्रेन नहीं रखता है? राइबोसोम। राइबोसोम कैसा है? नॉन मेम्ब्रेनोस ऑर्गेनेल। कैसा है? नॉन मेम्ब्रेनोस ऑर्गेनेल है। यही कारण होता है कि दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में पाया जाता है। प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम पाया जाता है वो कैसा होता है? 70S टाइप का। यूकैरियोट में जो पाया जाता है वो कैसा होता है? 80S टाइप का होता है। यूकैरियोट के डीएनए और क्रोमोसोम में पाया जाने वाला राइबोसोम 70S टाइप का होता है, याद रखिएगा। सेक्रेटरी सेल हैविंग अबंडेंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंडिकेट किसको? लिपिड सिक्रीशन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका सिक्रीशन करता है? लिपिड का सिक्रीशन करता है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम प्रोटीन का सिक्रीशन करता है। द न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम क्या होता है तो आप बताएंगे? न्यूक्लियोसोम सराउंडिंग न्यूक्लियर पोर हैज ओनली डीएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन ए फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैकेजिंग डीएनए क्रोमोसोम कंटेन ए कोर ऑफ द हिस्टोन एंड डीएनए अराउंड इट। तो आप बताएंगे कौन होता है? तो यहाँ पे व्हेन नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड ग्राउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर ऑफ कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। कह रहा है ये आप क्लास 12th की बायोलॉजी देखेंगे जेनेटिक्स वाला पोर्शन, तो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसमें इट कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ द डीएनए हेलिक्स। द न्यूक्लियोसोम रिपीटिंग यूनिट ऑफ द न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। द न्यूक्लियोसोम इज क्रोमैटिन लुक लाइक ए बेड्स ऑफ स्ट्रिंग। द सेल ऑर्गेनेल विच इज रिच हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज कॉल्ड। कह रहा वो सेल ऑर्गेनेल का नाम बताइए जो हाई होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कौन पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। तो आप कहेंगे कौन होता है? लाइसोसोम होता है। कौन होता है? लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम हैव हाई कंटेंट ऑफ, लाइसोसोम में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आप कहेंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। कौन क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? लाइसोसोम में पाए जाते हैं। डीएनए लाइगेज न्यूक्लियोपेप्टाइड को जोड़ने का काम करता है। पॉलीराइबोसोम जब कोई राइबोसोम साथ रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? लिपिड को तोड़ने के लिए क्या होता है? लाइपेज होता है। और प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज कौन रखता है? लाइसोसोम रखता है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। लाइसोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाय, लाइसोसोम किससे प्रोड्यूस होता है? लाइसोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाय, लाइसोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाय गाल्जी अपरेटस। लाइसोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाय गाल्जी अपरेटस। और उसके बाद इधर आ जाते हैं, लाइसोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाय गाल्जी अपरेटस हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज रिच ऑफ द हाइड्रोलेज। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, किसमें रिच हाइड्रोलेज पाया जाता है? तो आप कहेंगे लाइसोसोम में पाया जाता है। ऑफ द फॉलोइंग विच सेल ऑर्गेनेल्स एग्जिबिट्स पॉलीमॉर्फिज्म। कह रहा कौन सा ऐसा है जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है? लाइसोसोम में पाया जाता है। उसके बाद द मोस्ट स्टेबल आरएनए इन द सेल इज, कह रहा मोस्ट स्टेबल आरएनए सेल में कौन सा होता है? आरआरएनए होता है। कौन होता है? आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए होता है। चलिए, न्यूक्लियस एज एंड द बेसिस ऑफ हेरिडिटी वाज डिस्कवर्ड बाय। कह रहा है न्यूक्लियस जो है बेसिस ऑफ हेरिडिटी होती है, इसके बारे में किसने बताया था? हर्टविग ने बताया। किसने? हर्टविग ने बताया था। हर्टविग ने बताया था, ठीक। माइक्रोट्यूबुल्स आर मेड अप ऑफ, माइक्रोट्यूबुल्स किसके बने होते हैं? ट्यूबुलिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ट्यूबुलिन के बने होते हैं। माइक्रोट्यूबुल्स किसके बने होते हैं? ट्यूबुलिन के बने होते हैं। इन 80S राइबोसोम, इन 80S राइबोसोम आर राइबोसोम आरएनए प्रोटीन रेशियो इज। कह रहा है इन 80S राइबोसोम आरएनए प्रोटीन रेशियो इज, आरएनए और प्रोटीन का रेशियो क्या होता है? 1:1 होता है। आरएनए और प्रोटीन का रेशियो क्या होता है? 1:1 होता है। द राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड, राइबोसोम किसके बने होते हैं? प्रोटीन और आरआरएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन और आरआरएनए के बने होते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं? प्रोटीन और आरआरएनए के बने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैचिंग विथ रिगार्डेड टू द पेयरिंग ऑफ, करेक्ट नॉट लगा है, करेक्ट मैचिंग। Which one of the following is not a correct matching with regarded to the pairing of structure with function। कह रहा कौन ऐसा है जो करेक्ट मैचिंग नहीं? तो आपको इसके बारे में बताना होगा। गाल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, गाल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ठीक। गाल्जी कॉम्प्लेक्स नॉट टेक पार्ट इन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। गाल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मेनी फंक्शन एज सिंथेसिस ऑफ एंड सिक्रीशन ऑफ पॉलीसेकेराइड, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन, रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड बैलेंस, और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम, लाइसोसोम, पिगमेंट, योगसैक। लाइसोसोम आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइसोसोम आर कैरेक्टराइज्ड बाय द
प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ किस में, तो आप कहेंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में। क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम वेयर डिस्कवर्ड बाय द डी डुबे इन 1963 में। ठीक है। ए मेजर फंक्शन ऑफ गाल्जी बॉडी इज, कह रहा मेजर फंक्शन गाल्जी बाजी का क्या होता है? गाल्जी बाजी का मेजर फंक्शन क्या होता है? लिंकेज ऑफ प्रोटीन विद द शुगर, प्रोटीन को शुगर के साथ जोड़ने का काम करता है कौन? गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी आल्सो कॉल्ड डेक्टियोसोम कहते हैं। इट डिस्कवर्ड बाय द कैमलोगाल्जी। द मेन फंक्शन ऑफ गाल्जी बॉडी is the synthesis, packaging and storage of the material. It also take place in the formation of cell wall, cell membrane, lysosome and linkage of the protein and sugar. प्रोटीन और शुगर को जोड़ने का काम भी करता रहता है कौन? गाल्जी कॉम्प्लेक्स। चलिए इधर आ जाओ। मैच द लिस्ट ऑफ द फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन की लिस्ट को आपको मैच करना। डीएनए रिप्लिकेशन है, ग्रोथ है, माइटोसिस है और प्रोटीन सिंथेसिस है। डीएनए रिप्लिकेशन कहाँ होता है? जल्दी बता दीजिए। ग्रोथ, माइटोसिस और प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में आपका मैच लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। डीएनए रिप्लिकेशन क्या है? पॉलीमरेज में वृद्ध सोमैटोट्रोपिन से, सोमैटोसिस माइटोसिस माइटोजेंस से और प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। इफ द माइल्ड टॉक्सिन इज इंट्रोड्यूस इनटू ए सेल, कह रहा इफ ए माइल्ड टॉक्सिन इज इंट्रोड्यूस इनटू ए सेल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल मेनली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। कह रहा है डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के लिए कौन यहाँ पे माइल्ड टॉक्सिन है? तो आप कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विषहरण प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। समतल अंतःप्रद्रव्य जाल का विषहरण का गुण रखती है, जिसके लिए इसमें एक विशेष एंजाइम तंत्र होता है। इनका मुख्य कार्य कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य के बीच संबंध स्थापित करना होता है। यह कोशिका के कंकाल की भांति कार्य करती है तथा इसे यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। यह कोशिका विभाजन के तल को निश्चित करती है। डीएनए ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज, डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए कैसा होता है? आपको बताना माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए कैसा होता है। नेकेड होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, ऑल ऑफ द अबव। तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड, नेकेड और सर्कुलर होता है। सही है। द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन इज सेल इज, कह रहा ग्लाइकोलिपिड द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन इन सेल इज, कोशिका के ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन बनने के स्थल क्या होते हैं? यानी कहाँ पे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं? आपको इसका आंसर बताना 74 का। तो आप कहाँ बताएंगे? गाल्जी बॉडी में। कहाँ पे होता है? गाल्जी बॉडी में होता है। कहाँ पे होता है? गाल्जी बॉडी में। गाल्जी बॉडी की खोज सर्वप्रथम 1998 ईस्वी में कैमलोगाल्जी ने किया था। ठीक है, इसके बारे में कई बार डिस्क्रिप्शन हम पढ़ दी। राइबोसोम आर साइट ऑफ, राइबोसोम साइट किसकी? प्रोटीन सिंथेसिस की। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद F1 पार्टिकल आर फाउंड इन, F1 पार्टिकल किस में पाया जाता है? जल्दी से बता दीजिए। ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? F1 पार्टिकल माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद राइबोसोम आर दी साइट ऑफ, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, राइबोसोम किसकी साइट है? प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है। किसकी है? प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है। उसके बाद इस तरह आ जाते हैं और इधर जब हम आएंगे तो इधर हमारा क्वेश्चन मिल जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आपका है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म, कह रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको परफॉर्म करता है? तो आप कहेंगे सिंथेसिस ऑफ लिपिड, लिपिड के सिंथेसिस में मदद करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, यहाँ पे कूट के माध्यम से आपको बताना है। तो यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, उसके बाद स्टेरॉयड मेटाबॉलिज्म, डीनाइट्रिफिकेशन। अब इसमें से आपको मैच कराना कौन सा आपका सही होगा। तो अब आपको मैच करा के बताना होगा कि ओनली डी इज करेक्ट, ओनली, अच्छा बी वाले ऑप्शन में ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ठीक है। उसके बाद सी वाले ऑप्शन में बी एंड सी बोथ आर करेक्ट और डी वाले ऑप्शन में है आपका ऑल ऑफ द करेक्ट। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब राइबोसोम उपस्थित नहीं रहता तो उसकी चिकनी सतह अंतःद्रव्य जाल क्या कहते हैं? यह लिपिड का संश्लेषण, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, स्टेरॉल उपापचय, निराविषीकरण आज का में भी भाग लेता है और उसका काम करता है। The organelle in which anaerobic respiration occur in a cell are, कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु शोषण होता है वह है, तो वायु शोषण होता है वह है कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। फिर से देखते हैं। द ऑर्गेनेल इन विच एरोबिक रिस्पायरेशन अकर इन ए सेल आर माइटोकॉन्ड्रिया, किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यह एटीपी का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? एटीपी का फॉर्मेशन करता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स इन द सेल, कह रहा है सेल का कौन सा ऑर्गेनेल ऐसा जो सबसे स्मॉलेस्ट है? तो आपको बताना है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल। आप कहेंगे कौन है? राइबोसोम है।
ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन द सबस्ट्रेट लेबल फास्फोराइलेशन टेक प्लेस इन। ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन द सबस्ट्रेट लेबल फास्फोराइलेशन टेक प्लेस इन किस में पाया जाता है? तो आप कहेंगे किसमें? साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। कौन? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म कह रहा है स्पर्म का एक्रोसोम किससे डिराइव्ड होता है? तो आप कहेंगे किससे डिराइव्ड होता है? गाल्जी बॉडी से। किससे डिराइव्ड होता है? गाल्जी बॉडी से डिराइव्ड होता है। किससे? गाल्जी बॉडी से। एक्रोसोम इज मेड अप ऑफ। एक्रोसोम किससे मिलकर बना होता है? तो आप कहेंगे एक्रोसोम इज मेड अप ऑफ। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पाते हैं एक्रोसोम इज मेड अप ऑफ। तो आप जल्दी से बता दीजिए। एक्रोसोम इज मेड अप ऑफ। जंतुओं में स्पर्म के एक्रोसोम का निर्माण गाल्जी काय द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गाल्जी काय द्वारा, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है? नंबर 1 सही होगा, गाल्जी काय द्वारा। किसके होता है? एक्रोसोम किससे मिलकर बना होता है? तो आप कहेंगे गाल्जी बॉडी द्वारा। किससे मिलकर बना होता है? गाल्जी बॉडी द्वारा बना होता है। एक्रोसोम कहाँ पाया जाता है? स्पर्म के ऊपर की जो टोपी होती है उसे एक्रोसोम कहते हैं। बार बॉडीज आर प्रेजेंट इन एब्सेंट इन सॉरी माफ करिएगा, बार बॉडीज आर एब्सेंट इन किसमें अनुपस्थित होता है? आपको बताना है बार बॉडी किसमें अनुपस्थित होता है। जल्दी बता दिए। बार बॉडी टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? एब्सेंट होता है। किसमें? टर्नर सिंड्रोम में एब्सेंट होता है। सन 1949 में बार तथा बार्ट्रम ने बिल्लियों की त्वचा, मुख गुहिका की श्लेष्मा आदि की कोशिकाओं के केंद्रक कला का चिपटा पिंड देखा, जिसे बार बॉडी छोड़िए जाने दी। आ जाइए। सब यूनिट ऑफ राइबोसोम कनेक्ट विथ यम आरएनए। कह रहा कौन सी ऐसी यूनिट है राइबोसोम की जो यम आरएनए से कनेक्ट होती है? जल्दी बता दीजिए इसका आंसर। जो यम आरएनए से कनेक्ट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ F1, इन द प्रेजेंस ऑफ F2, इन द प्रेजेंस ऑफ F3 और इन द प्रेजेंस ऑफ F4। तो आप कहेंगे इसमें देखिए राइबोसोम एक जटिल आणविक मशीन है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। यह प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में अहम भूमिका निभाता है। राइबोसोम यम आरएनए के द्वारा अमीनो एसिड को एक निर्दिष्ट क्रम में जोड़ता है। राइबोसोम की उप-इकाइयां आपस में जुड़ती हैं। आरएनए में 3 कारक IF1, IF2, IF3 पाए जाते हैं। mRNA तथा tRNA के आपस में जोड़ने के लिए IF2 कारक प्रारंभ रूप से उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज डिवाइडेड ऑफ DNA एट द कैपेबल ऑफ डुप्लीकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग DNA रहित होने के बावजूद भी दुगड़न में सामर्थ होता है? सेंट्रियोल्स। कौन सा? सेंट्रियोल। ये देखिए आपका टीजीटी में पूछा गया था और फिर किस में पूछा गया? पीजीटी में। टीजीटी 2013 में पूछा गया था, पीजीटी 2009 में क्वेश्चन आया हुआ था। सेंट्रियोल टेक पार्ट इन क्या होगा? इनिशिएशन ऑफ स्पाइंडल फॉर्मेशन। स्पाइंडल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब आपका सेल डिवीजन होता है तो स्पाइंडल फॉर्मेशन का काम करता है कौन? सेंट्रियोल। एनिमल सेल का एक विशेष कैरेक्टर होता है। उसके बाद ऑटोफेजिक वैक्यूल्स किस में पाए जाते हैं? ऑटोफेजिक वैक्यूल का काम क्या होता है? लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। ऑटोफेजिक वैक्यूल्स लाइसोसोम में पाए जाते हैं। ऑटोफेगी या ऑटोफेगोसाइटोसिस को ग्रीक भाषा में ऑटो मतलब सेल्फ और स्वयं और फेजिन मतलब होता है टू ईट खाना या भक्षण करना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विच साइंटिस्ट कॉइन्ड द टर्म क्रोमोसोम। कौन से ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने क्रोमोसोम शब्द दिया? उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने क्रोमोसोम शब्द दिया। तो आप कहेंगे वाल्डियर ने। किसने दिया था? वाल्डियर ने क्रोमोसोम शब्द दिया था। वाल्डियर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम गुणसूत्र शब्द दिया। वंशानुगत तथा गुणसूत्री मत क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस सटन के द्वारा 1902 ईस्वी में दिया गया था। सबसे स्थिर आरएनए होता है। सबसे स्थिर आरएनए कौन सा होता है आपको बताना? आरएनए सबसे स्थिर आरएनए होता है। राइबोसोमल आरएनए सबसे स्थिर आरएनए होता है। ए मेजर फंक्शन ऑफ गाल्जी बॉडी का मेजर फंक्शन क्या होता है? तो लिंकेज ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। लिंकेज ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। ये क्वेश्चन देखिए 3 बार आ चुका और अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। अब देखिए पीजीटी 2003 में पूछा गया है। आगे विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। कह रहा विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज नॉट सराउंडेड बाय एन मेम्ब्रेन। कह रहा कौन ऐसा है जो सेल ऑर्गेनेल क्या होगा यहाँ पे? निम्नलिखित में से उससे कौन सा कोशिकांग किसी भी कला से अवतरित नहीं होता? तो आप कहेंगे राइबोसोम के ऊपर कोई भी कला यानी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कार्ट व्हील संरचना दर्शाई जाती है। कार्ट व्हील संरचना किसमें दिखाई देती है? तो सेंट्रियोल्स में कार्ट व्हील संरचना दिखाई देती है। ऑर्गेनेल्स व्हिच आर फाउंड इन द मिड पीस ऑफ द स्पर्म। कह रहा वह ऑर्गेनेल जो मिड पीस ऑफ स्पर्म में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्या पाया जाता है? सेंट्रियोल्स। माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल यानी कहाँ पे? जो उसका मिडिल पीस होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल पाए जाते हैं। देख लेते हैं, इसको पूरा पढ़ लेते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रियोल
ठीक है। शुक्राणु स्पर्म मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है, जिसे हेड कहते हैं। इस भाग में केंद्रक गाल्जी बॉडी पाया जाता है। मध्य भाग मिडिल पीस में, इस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया फीते के आकार में तथा सेंट्रियोल पाया जाता है। और पूंछ के भाग में यह शुक्राणु का आखिरी भाग होता है, जिसमें एक्सियल फिलामेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक्सियल फिलामेंट पाया जाता है। द मेजर फंक्शन ऑफ कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का मेजर फंक्शन क्या होता है? तो आप कहेंगे कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का मेजर फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन। क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन। सेल सिक्रीशन इज डन बाय, सेल सिक्रीशन डन होता है किसके माध्यम से? तो आप बताएंगे सेल सिक्रीशन इज डन बाय गाल्जी कॉम्प्लेक्स, माफ करिएगा, किसके द्वारा? गाल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज एंड द कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। कह रहा कंटिन्यूअस, फिर से देखते हैं कौन सा कोशिकांग केंद्रक की बाहरी झिल्ली को बनाए रखता है। अच्छा, केंद्रक की बाहरी झिल्ली को बनाए रखता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक के ऊपर ही पाया जाता है। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर ही लगा होता है, ऐसे ऐसे अपना ट्यूबोल्स वेस्किल बना करके पड़ा रहता है। एंड अंतर्द्रव्य जालिका की खोज पोर्टर ने 1945 में की थी। यह कोशिका के कोलाइडी मैट्रिक्स के आंतरिक शक्ति प्रदान करता रहता। कोशिकाओं में केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य और केंद्रक की बाहरी झिल्ली को बनाए रखता है। यह लिपिड कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करती है। सपाट अंतर्द्रव्य जालिका ग्लाइकोजन संग्रह का कार्य भी करती है। डीएनए इज नॉट फाउंड इन, डीएनए नहीं पाया जाता। किसमें डीएनए नहीं पाया जाता? न्यूक्लियस में, राइबोसोम में, प्लास्टिड में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो राइबोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता, राइबोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता, बल्कि डीएनए में राइबोसोम पाया जाता है। Assembly of two subunit 40S and 60S in the ribosome of 40S और 60S राइबोसोम क्या कहलाता है? 80S राइबोसोम कहलाता है, जो यूकैरियोट का एक क्या है? बेसिक कैरेक्टर होता है। क्या होता है? यूकैरियोट का बेसिक कैरेक्टर होता है। मेम्ब्रेन अराउंड वैक्यूल्स इज कॉल्ड, वैक्यूल के ऊपर के चारों तरफ पाई जाने वाली मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। और ऑक्सीडेटिव एंजाइम अकर्स मोस्टली इन, ऑक्सीडेटिव एंजाइम किस में पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे ऑक्सीडेटिव एंजाइम अकर्स मोस्टली इन किस में पाए जाते हैं? तो आप जल्दी बता दिए ऑक्सीडेटिव एंजाइम किस में पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? ऑक्सीडेटिव एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। चलिए, समसूत्री तथा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने हैं, एक एक करके देखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड कम की जाएगी और इसको एक एक करके हम लोग पूरा देखेंगे। हमारा प्रयास था हम 1 घंटे के अंदर पूरा क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन अभी आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और इस प्रकार से हम लगभग 52 मिनट तक काम किए हैं। आगे भी हमको करना है, लेकिन चलिए करते रहते हैं। पूरा क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे, सेल से कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। चलिए, एसर्शन है हैप्लॉइडी what the normal situation for all organ before the origin of sex। रीजन है origin of sex took place with the alternation of generation in life cycle of the organism introduced meiosis। select the correct answer। आपको कह रहा बोथ ए और आर दोनों सही हैं और एक आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है? ए तो अच्छा, इधर आ जाते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे बहुत सॉफ्ट नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पे डीएनए है, उसका बेस पेयर है, आप जरूर याद करिएगा। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपसे हो सकता है पूछा जाए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको रखते हैं। चलिए, हेलिक्स दिया गया है, हेलिक्स टाइप और बेस पेयर कितने होते हैं आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 आपको मैच कराने हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर वाला दिखाता हूँ, जो आंसर है। ए डीएनए में हेलिक्स की संख्या कितनी होती है? ए डीएनए में हेलिक्स की संख्या होती है 11। ए डीएनए में 11। ठीक है, 11 को आप ए ऐसे बनाते हैं तो ए को ऐसे याद रख लेंगे तो आपका 11 हो जाता है। अगर 11 में ऐसे जोड़ दें तो 11 के ऊपर अगर हम टोपी पहना दें तो क्या हो जाए? सॉरी, माफ करिए। अगर 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट के ऊपर हम क्या लगा दें? टोपी लगा दें तो क्या हो जाएगा? ए बन जाएगा। और यही हमको याद रखना है, ए से क्या बन जाएगा? 11। ठीक है, बी से क्या बन जाएगा? देखिए, एक है, एक पाई लेंगे और बी का 2 जीरो को हम 1 जीरो बना देंगे, 10 डीएनए बेस पेयर हो जाएंगे। ठीक है, बी डीएनए में। और सी डीएनए की बात करें तो सी डीएनए को आप याद रख लेंगे। सी डीएनए कितने अक्षर होते हैं? सी तीसरे अक्षर पे आता है। सी कितने अक्षर पे आता है? तीसरे अक्षर पे, ए बी सी। और इसमें देखिए लास्ट में 2 3 दिए गए हैं। क्या कितने दिए गए? 2 3 दिए गए, जिससे आप याद कर लेंगे। और जेड डीएनए में कितना होता है? जेड डीएनए में 12 होते हैं। अब एक टॉप याद कर लेंगे, जेड में कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, फिर से देखते हैं। ए डीएनए 11, बी डीएनए 10, सी डीएनए 9.33 और उसके बाद आपका आता है जेड डीएनए, जिसमें होता है कितने? 12 बेस पेयर पाए जाते हैं। आ जाते हैं यहाँ पे। चलिए, द सेलुलर इवेंट दैट करेस्पॉन्डेड
टू मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस असार्टमेंट। कह रहा है जो मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंट असार्टमेंट को फॉलो करता है उस सेलुलर इवेंट के बारे में आपको बताना है। वो किस में होता है? मेटाफेज में होता है। किस में होता है? मेटाफेज में। देखिए सेल डिवीजन के जितने क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल ऑर्गेनेल और उसके फंक्शन के बारे में आप पढ़े हैं, आपको सब पता है। मैं एक बार उसको रिवीजन करा दिया, मैंने फास्ट चल करके उसका रिवीजन करवा दिया, लेकिन अब आप बहुत धीरे धीरे इन सभी प्रश्नों को करेंगे। कुछ लोग वहीं पे छोड़ के भाग गए थे। देखिए आप अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक्सपेक्टेशन ना करें हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन किया जाएगा, ठीक है। हम हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन करके टाइम पास करा सकते हैं, आपकी भी टाइम खराब होगी, हमारी भी टाइम खराब होगी। आपको भी पता है कि आपकी समय कितनी मूल्यवान है, इस बात का हमें पूरा भरोसा है और हमें पूरा अंदाजा है। इसलिए हम 1-2 मिनट 3 मिनट आपसे भले बीच में बात कर लें, हमारा ध्येय यही होता है कि हम कितने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको करा दें। मैं उन चैनलों की तरह मुझे ये काम नहीं करना है कि आपको फंसा करके 6 घंटे आपको बैठाएं, ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे। जो 3 घंटे में आपका प्रैक्टिस पेपर कराया जाता है वह प्रैक्टिस पेपर हम आपको 1 घंटे में कराते हैं, 1.5 घंटे में कराते हैं। 50% टाइम आपकी सेव करते हैं और उनसे ज़्यादा कराते हैं, डिस्क्रिप्शन के साथ कराते हैं। बस वहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम पास की जाती है। मैं किसी चैनल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सब लोग अपना एफर्ट कर रहे हैं जितना कर रहे हैं, लेकिन कई लोग इतना मोटा पैसा ले लेते हैं उसके बाद भी एफर्ट अच्छा नहीं करते हैं। उस बात से मुझे दुख है और बहुत ज़्यादा दुख है, ठीक है। मैंने देखा कि टीजीटी पीजीटी या यूपीएसआई के बहुत सारे बच्चे मुझे कंप्लेन किए कि सर मेरा पैसा डूब गया, मेरा पैसा। उस समय एक्चुअली में हो गया लॉकडाउन, और लॉकडाउन के बाद क्या हुआ कि ऑफलाइन कोचिंगें हो गई सब बंद। बहुत सारे रूरल बच्चे ऐसे थे, ग्रामीण बच्चे ऐसे थे जो कोचिंग संस्थानों में एडमिशन लिए। ऑनलाइन बैचेज में उनसे एडमिशन लिवाया गया और मोटी फीस ली गई, 3-3, 5-5 हज़ार रुपये फीस ली गई। ऑनलाइन एजुकेशन में इतनी फीस की क्या मतलब है, ठीक है। चलिए आप लिए अच्छी बात है, तो आप कंटेंट तो दीजिए। एसआई का सिलेबस जब उन्होंने देखा, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लोगों ने एडमिशन करा लिया। उसके बाद स्थिति क्या हुई, किसी की 1 महीने क्लास चली, किसी की 15 दिन, और उसके बाद स्थिति हो गई ख़राब। सब बच्चे परेशान हुए। बाद में जब हमने एक एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट डाली तो कुछ लोग मुझे फ़ोन करके बताया कि सर मेरी फ़ीस यहाँ पर डूब गई वहाँ पे। मैंने कहा बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी एक तरह से इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, मैंने तो आपसे फ़ीस मांगी नहीं है। जो मैं कर सकता हूँ वो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेन मुद्दा मुझे दुख इसी बात का, मैं किसी चैनल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि स्पीड के साथ चलने की आदत डालिए तो आप थोड़ा सा ज़्यादा कर पाएंगे, ठीक है। आप बोर हो गए थे इसलिए मैं बीच में आपको थोड़ा सा पॉज दिया। अब मैं स्टार्ट करूंगा। यहाँ से आपको मेंडल से रिलेटेड कई क्वेश्चन आएंगे और मैं उम्मीद करूंगा ये सभी क्वेश्चन आप मन से करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं धीरे धीरे चलूंगा, ध्यान से देखिएगा। द सेलुलर इवेंट डेट करस्पॉन्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। कह रहा मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट को सेल डिवीजन का कौन सा फेज है जो फॉलो करता है, तो आप कहेंगे मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है। चलिए अगला, बार बॉडी इज फॉर्म्ड बाई। बार बॉडीज कहाँ बनते हैं आप बताएंगे। कॉइल्ड 6 क्रोमोसोम इन गर्ल। किस में बनते हैं? कॉइल्ड 6 क्रोमोसोम इन गर्ल्स में। ये सब क्वेश्चन आपके याद करिए। सन 1949 में बार और बार्ट्रम ने बिल्लियों में बाल पिंड का पता लगाया। यह पिंड समान मादा कोशिकाओं में भी होता है जबकि सामान्य नर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। यह भी पता चला कि यह मादाओं की देह कोशिकाओं यानी सोमैटिक सेल में उपस्थित XX लिंग गुणसूत्रों में से ही एक बदला हुआ रूप होता है, अतः इसे लिंग क्रोमैटिन बताया गया और खोजकर्ता ने इसका नाम क्या रखा, बार बॉडी रख दिया गया, ठीक है। इन ह्यूमन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है, ड्यूरिंग सेल साइकिल या सेल डिवीजन जीवन फेज लास्ट ऑफ अबाउट, ठीक है। तो उसके बारे में आप बताइए कितना टाइम लेता है लगभग। तो लगभग जीवन फेज में कितना समय लगता है? 10 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है? कोशिका चक्र के दौरान 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। इन अवस्थाओं का विवरण समय के साथ व चित्रों के साथ प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। 8 से 10 घंटे किसमें? जीवन फेज में है 10 घंटे, ठीक है। 10 घंटे किसमें? जीवन में। 8 घंटे किसमें? यस फेज में। और उसके बाद 18 हो गया। 6 घंटे जो बचता हो किसके लिए? G2 फेज के लिए है, ठीक है। नहीं, 5 घंटे G2 फेज के लिए और 1 घंटे किसके लिए है? आपका साइटोकाइनेसिस के लिए। डीएनए रिप्लिकेशन ड्यूरिंग, डीएनए रिप्लिकेशन कहाँ पे होता है? तो आप बताएंगे यस फेज में होता है, सिंथेसिस फेज में डीएनए रिप्लिकेशन होता है। हवाई और पेल्प ने कोशिका चक्र सेल साइकिल को 4 चक्रों में विभाजित किया। ये है जीवन अवस्था। जीवन अवस्था को आप कहते हैं आरएनए तथा आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण होता है। देखिए बैटरी भी साथ छोड़ रही है। दूसरा यस1 अवस्था। यस1 अवस्था डीएनए संश्लेषण की अवस्था होती है।
G2 अवस्था विभाजन की तैयारी होती है। और यम अवस्था क्या होती है, तो यम अवस्था क्या होती है, तो आप कहेंगे इस अवस्था में कोशिका का विभाजन होता है। जीवन अवस्था कितने घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए है। यस अवस्था कितने घंटे के लिए है, तो आप कहेंगे 8 घंटे के लिए है। 18 हो गया, 5 घंटे के लिए ए है और 1 घंटे के लिए ए है। आपसे पूछा जाता है सबसे कम समय किस में लगता है, तो आप कहेंगे यम फेज। सबसे ज़्यादा समय किस में लगता है, जीवन फेज में 10 घंटे का समय लगता है। ठीक है, गिवन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है, किसमें, सीक्वेंस से अरेंज करना। तो एकदम सीक्वेंस दिया गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज एकदम सीक्वेंस दिया गया, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाता है आपका फर्स्ट। ठीक है, द शॉर्टेस्ट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल इज मोस्टली, मैंने अभी कहा ना सबसे कम सेल साइकिल का टाइम कौन होता है, तो यम फेज में 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है, माइटोटिक फेज इसे कहते हैं। जीवन फेज में 10 घंटे का, यस फेज में 8 घंटे का, G2 फेज में 5 घंटे का और यम फेज में 1 घंटे का समय लगता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। माइटोसिस एंड मियासिस ऑलवेज डिफर्स इन रिगार्डेड टू द प्रेजेंस ऑफ, कह रहा माइटोसिस और मियासिस किस में डिफर होते हैं, किसके प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, तो आप कहेंगे बाईवैलेंट में। बाईवैलेंट में क्या होते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं। एक में कैसा होता है, एक मोनोसियस हो जाता है और एक क्या हो जाता है, डाइसियस। देखिए यही है। ठीक है, चलिए क्या हो गया, एक मियासिस में क्या बनता है, हैप्लॉइड सेल बनती है और माइटोसिस में डिप्लॉइड सेल बनती है। क्रॉसिंग ओवर अकर इन, हाँ एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पाया जाता है, माइटोटिक प्रोफेज में। किस में पाया जाता है, माइटोटिक प्रोफेज में क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। मॉसेस इज 1956 फर्स्ट डिस्कवर्ड स्नेप्टोनीमा कॉम्प्लेक्स, एक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन, किस में होता था, माइटोटिक प्रोफेज में होता है। किस में होता है, माइटोटिक प्रोफेज में होता है। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल टेक पार्ट इन, कॉन्ट्रेक्टाइल टेक पार्ट, कॉन्ट्रेक्टाइल से क्या बनता है, स्पाइंडल फाइबर बनता है। क्या बनता है, स्पाइंडल फॉर्मेशन होता है, स्पाइंडल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मियासिस टेक प्लेस इन, मियासिस किस में होता है, जर्म सेल में होता है। किस में होता है, जर्म सेल में, और हैप्लॉइड इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है, यानी हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करता है। मियासिस को क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। द रिपेयर बाय सेल डिवीजन इन द डैमेज टिश्यू इज कॉल्ड, कह रहा है द रिपेयर बाय सेल डिवीजन इन द डैमेज टिश्यू इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, एपीमॉर्फोसिस रीजनरेशन कहते हैं, एपीमॉर्फोसिस रीजनरेशन कहते हैं। उसके बाद इधर आ जाते हैं, इधर आ जाएंगे, जर्म सेल फॉर्मेशन इन वर्टिब्रेट गोनाड्स इन्वॉल्व, जर्म सेल का फॉर्मेशन वर्टिब्रेट गोनाड में क्या होता है, ओनली मियासिस में होता है। किस में होता है, ओनली मियासिस में होता है। फोर क्रोमेटिड आर फाउंड ड्यूरिंग माइटोटिक, 4 क्रोमेटिड फाउंड ड्यूरिंग माइटोटिक पैचिटिन फेज में। किस में होता है, पैचिटिन फेज में। और द फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर इज, द फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर इज कब होता है, द फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर इज द फंक्शन ऑफ, माफ करिएगा, द फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर इज किस में होता है, मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। किस में होता है, मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम में। और उसके बाद रिडक्शन इन क्रोमोसोम अकर इन, रिडक्शन इन क्रोमोसोम अकर इन, किस में होता है, रिडक्शन इन क्रोमोसोम अकर इन एनाफेज में। किस में, रिडक्शन इन क्रोमोसोम अकर इन एनाफेज में। इन विच स्टेज ऑफ द मियासिस सिनेप्सिस टेक प्लेस, किस स्टेज में मियासिस के सिनेप्सिस पाया जाता है, तो आप कहेंगे जाइगोटीन स्टेज में। किस स्टेज में, जाइगोटीन स्टेज में पाया जाता है। और स्पेटोनीमल, अच्छा स्पेटोनीमल कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्व ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन क्या होता है, किस में होता है, माइटोटिक प्रोफेज में होता है। किस में होता है, माइटोटिक प्रोफेज में होता है। और उसके बाद इधर आ जाते हैं, आपका हो जाएगा माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियन ड्यूरिंग बाइनरी फिजन डिवाइडेड बाय, माइक्रोन्यूक्लियस ड्यूरिंग किसमें, किससे डिवाइड होता है, मियासिस के थ्रू डिवाइड होता है। किसमें, पैरामीशियस का जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है कैसे डिवाइड करता है, मियासिस के थ्रू डिवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग मियासिस chiasma are observed at the Peyronie stage. Presence of the chiasma reduce the possibilities of another according to near vicinity. This phenomena is called, क्या कहते हैं उसे, इंटरफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। काइजमा प्रोफेज के पैकेटिंग अवस्था में पाई जाती है। यह काइजमेटा की उपस्थिति दूसरे को नज़दीक में पाए जाने की संभावना को कम कर देता है। इस घटना को इंटरफेरेंस कहते हैं। काइनेटोकोर्स असेंबलेज ऑन ईच क्रोमोसोम ड्यूरिंग, कह रहा काइनेटोकोर असेंबलेज ऑन ईच क्रोमोसोम ड्यूरिंग किस में पाए जाते हैं, आप कहेंगे अर्ली प्रोफेज में। किस में, अर्ली प्रोफेज में अवस्था में पाए जाते हैं। इन माइटोटिक डिवीजन पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम टेक प्लेस,
अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों की जोड़ी बनती है किसमें? जाइगोटीन स्टेज में। किसमें? जाइगोटीन स्टेज में बनती है। और उसके बाद आपका है इन विच स्टेज ऑफ द माइटोटिक सेल डिवीजन क्रोमोसोम लूज देयर आइडेंटिटी। कह रहा हुआ कौन सा ऐसा फेज है जब क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी को क्या करता है? लूज कर देता है, यानी छोड़ देता है, खो देता है। तो आप बताएंगे किसमें? क्रोमोसोम प्रोफेज में अपनी आइडेंटिटी को क्या करता है? लूज कर देता है, यानी खो देता है। क्रोमोसोमल कैरियोटाइप इज प्रिपेयर्ड एट विच ऑफ दीज फेज। कह रहा क्रोमोसोमल कैरियोटाइप प्रिपेयर्ड एट विच ऑफ दीज फेज। किस फेज में ऐसा होता है? तो आप कहेंगे मेटाफेज में। किस में होता है? मेटाफेज में होता है। और उसके बाद मियासिस अकर इन किसमें मियासिस पाई जाती है? तो आप बताएंगे मियासिस अकर इन आपका मियासिस पाई जाती है ऑल सोमैटिक सेल और जर्म सेल। किसमें मियासिस पाई जाती है? सभी जर्म सेल में क्या पाई जाती है? मियासिस पाई जाती है। माइटोसिस एंड मियासिस ऑलवेज डिफर इन द रिगार्डेड टू द प्रेजेंस ऑफ। कह रहा किसके प्रेजेंस में मियासिस और माइटोसिस को आप अलग अलग समझ सकते हैं? तो आप कहेंगे बाईवैलेंट यानी युगली के माध्यम में। किसमें? बाईवैलेंट में आप ये बता सकते हैं कि मियासिस है और ये क्या है? माइटोसिस है। इन विच स्टेज ऑफ द मियासिस डज सिनेप्सिस टेक प्लेस। कह रहा सिनेप्सिस कहाँ होता है? मियासिस के किस अवस्था में सिनेप्सिस पाया जाता है? तो आप कहेंगे जाइगोटीन फेज में क्या पाया जाता है? सिनेप्सिस पाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं इधर कहाँ गया? इन विच स्टेज डज सेंट्रोमियर डिवाइड इनटू टू। कह रहा कौन सा ऐसा स्टेज है जिसमें सेंट्रोमियर डिवाइड होकर के टू भागों में डिवाइड यानी दो चरणों में विभक्त हो जाता है? आप कहेंगे एनाफेज में। कहाँ पे? एनाफेज में। किस फेज में? एनाफेज में। ड्यूरिंग माइटोसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर एट। कह रहा वह कौन सा ऐसा फेज है जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है? तो आप कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लेट प्रोफेज में क्या होती है? डिसअपीयर हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लेट प्रोफेज में क्या होती है? डिसअपीयर हो जाती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस सूत्री विभाजन माइटोसिस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? टू आइडेंटिकल डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। कितने? दो संतत कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है। क्रोमोसोम कैन बी काउंटेड एट। क्रोमोसोम को काउंट किया जा सकता है एट कब? क्रोमोसोम कैन बी काउंटेड एट। क्रोमोसोम को गिना जा सकता है कब? क्रोमोसोम को कब गिना जा सकता है? तो आप कहेंगे मेटाफेज अवस्था में। कब? मेटाफेज फेज में। मियासिस एंड माइटोसिस आर अनलाइक ईच अदर बिकॉज़ द मियासिस। कह रहा कि कब ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं? इसके बारे में बताइए। माइटोसिस और मियासिस एक दूसरे से कब अलग होते हैं? क्रोमोसोम नंबर के आधार पे ये दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। माइटोसिस में क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन होता है और मियासिस में क्या होता है? आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है, इस साइड में आ जाएंगे। स्पाइंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन डिपेंड ऑन। स्पाइंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड करता है? कैल्शियम एंड प्रोटीन पर। किस पे? कैल्शियम और प्रोटीन पे। कैल्शियम और प्रोटीन पे। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक प्लेस इन। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक प्लेस इन किस में होता है? तो आप कहेंगे किस में होता है? जीवन फेज में होता है। किस में होता है? जीवन फेज में होता है। और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज इज हाईली एक्टिव ड्यूरिंग। डीएनए पॉलीमरेज कब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है? यस फेज में। कब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है? यस फेज में एक्टिव हो जाता है। उसके बाद इस तरफ आ जाते हैं और इस तरफ आकर के हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चूज द कोड लिस्टेड बिलो डिपिक्शन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माइटोटिक प्रोफेज। तो ये आप बताएंगे। अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था के सही क्रम में नीचे दिए गए कोड की मदद से चिन्हित कर सही विकल्प का चयन करें। BDAC। बी मतलब पहले लेप्टोटीन, फिर डी मतलब पैचिटीन, उसके बाद डिप्लोटीन, उसके बाद डाइकाइनेसिस। किसमें? लेप्टोटीन, ठीक, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, चलिए। इन माइटोटिक प्रोफेज आई देयर आर द 5 सब कैटेगरी। कह रहा जो फर्स्ट है उसके 5 सब कैटेगरीज के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे 5 सब कैटेगरीज क्या होती हैं? आंसर में डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था जो कि अर्धसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था होती को निम्नलिखित 5 प्रवस्थाओं में बांटा गया। पहले डिप्लोटीन होता, फिर जाइगोटीन होता, पैकिटीन होता, डिप्लोटीन होता, फिर क्या होता है? लास्ट में डाइकाइनेसिस हो जाती है। क्या हो जाती है? डाइकाइनेसिस हो जाती है। आपके क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है, लगता है। अभी कितने क्वेश्चन हैं आपको देख लेते हैं। आपके क्वेश्चन हैं, अच्छा अभी आपके 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं लगभग। चलिए देख लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं आज के बाद ये बचेगा नहीं। ठीक है, ये तो हो गया था। हाँ चलिए, कहाँ गया लास्ट वाला क्वेश्चन? क्यों आ रहा भाई? हाँ, डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अकर ड्यूरिंग।
माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए का दुगुड़न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए का दुगुड़न कहाँ होता है, तो आप कहेंगे जीवन फेज में। कहाँ होता है, जीवन फेज में, ठीक है। चलिए, द रेगुलर सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल का रेगुलर सीक्वेंस क्या होता है, G1 फेज होता है, यस फेज होता है, या उसके बाद G2 फेज होता है, यम फेज होता है, ठीक है। G1 यस, G2 यम, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद काजमेटा आर फर्स्ट सीन ड्यूरिंग, काजमेटा पहली बार कहाँ दिखाई पड़ता है, तो आप बताएंगे काजमेटा पहली बार कहाँ दिखाई पड़ता है, तो आप बताएंगे काजमेटा किस में दिखाई पड़ता है। मियासिस फर्स्ट को 5 प्रवस्थाओं में बांटा गया। लेप्टोटीन, लेप्टोटीन को क्या कहते हैं, गुणसूत्र प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं। जाइगोटीन गुणसूत्रों का जोड़ा बनने लगता है। पैचिटीन क्रॉसिंग ओवर करता है। और डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में क्या होता है, इस प्रावस्था में काइजमेटा बनता है और डाइकाइनेसिस न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाते हैं। विच आर द फॉलोइंग डज नॉट हैपेंस इन द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियासिस, अर्धसूत्रण के प्रोफेज फर्स्ट में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता, तो आप कहेंगे सेरिगेशन नहीं होता। क्या होता है, सेग्रीगेशन नहीं होता, सेग्रीगेशन नहीं होता। और द G0 फेज ऑफ सेल साइकिल इज फाउंड इन द, सेल साइकिल का G0 फेज कहाँ पाया जाता है, आप कहेंगे सेल ऑफ द मेलपिगियन लेयर, मेलपिगियन लेयर की कोशिकाओं में पाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है द माइटोसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोमल एंड न्यूक्लियर डिवीजन रिस्पेक्टिवली आर, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्री व केंद्रीय विभाजन की संख्या क्रमशः होती है, कैसी होती है, 1 and 1, कैसी होती है, 1 and 1। और लास्ट क्वेश्चन था ये। इस प्रकार से हमारा आज एनिमल सेल से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन के हमने आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराए, कुछ क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर कराए, बाद में आपकी अभी बहुत सारी सीरीज आनी बाकी जिसमें हमारा रिवीजन चलता रहेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।